नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हिमाचल प्रदेश मानसून विधानसभा सत्र 18 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि लंबे समय से मानसून सत्र को लेकर मांग उठाई जा रही थी। अब सत्र की तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजियों पर भी पूर्ण विराम लग गया है। इस वर्ष प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण सत्र समय पर आयोजित नहीं हो सका। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्यपाल से भेंट कर मानसून सत्र की तिथि की घोषणा कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा कर राहत कार्यों से अवगत करवाया, साथ ही साथ आगामी मानसून सत्र की जानकारी भी दी। इसके बाद सचिवालय में सचिवों के साथ बैठक कर प्रदेश में आपदा और राहत कार्यों का जायजा भी लिया। जानकारी के मुताबिक 18 से 25 सितंबर तक आयोजित इस मानसून सत्र में 7 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र तो 18 से हमने घोषित कर दिया है। एक कर्टसी कॉल थी और राज्यपाल से मिलने का एक दायित्व बनता था। कर्टसी कॉल थी और उस कर्टसी कॉल के संदर्भ में मैं उनसे मिलने गया था और राज्यपाल महोदय से तो मिलना हमारा चला ही रहता है, ऐसा नहीं है। कभी टेलीफोन पर बात हो जाती है, तो उनसे एक कर्टसी कॉल थी और जो आपदा की स्थिति है इसके बारे में उनसे चर्चा की थी और आपदा की स्थिति से कैसे निपटना है राज्यपाल महोदय ने कुछ सुझाव दिए हैं। हमने कहा कि आपके जो सुझाव है उसको अमली जामा बनाया जाएगा। सर कितने ये मानसून सत्र जो है वो 18 से 25 तारीख के बीच में रहेगा और 7 दिन का होगा, क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून सत्र का जो आगाज है वो जब शुरू हो जाता है तो सारे अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं, सारा पुलिस प्रशासन उसी काम में लग जाते हैं। तो हमने कहा कि आपदा आई है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। मानसून सत्र होना था, इसको कोई कैंसिल थोड़ी कर सकता था, हमारी तो मैंडेटरी है। तो लेकिन आपदा के कारण इसको थोड़ा डिले किया गया है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार के विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज आयोजित सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इनका लाभ लोगों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने डिजिटल कार्य पद्धति के महत्व पर बल देते हुए अधिकारियों से कार्य निष्पादन में तेजी लाने के दृष्टिगत ई फाइल प्रणाली का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के दृष्टिगत सरकार प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए ऋण पुनः संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। बैठक होती है, उस संदर्भ में बैठक हुई है और आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है उसके बारे में बात हुई है कि जो राहत एवं बचाव कार्य है, हेल्थ से संबंधित बात हुई है। तो हर अब सोमवार को सुबह सेक्रेटरीज की बैठक का हमने एक प्रावधान किया है। उस आधार पर यह बैठक हुई है कि कैसे आगे की स्थितियों से निपटना है और किस प्रकार हमने आगे जो हमारे संसाधन है उसका कैसे दोहन करना है। इसमें के बारे में हमने चर्चा की है और इस चर्चा करने के बाद अभी तो शुरू हुआ है। अभी फिर जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो प्रेजेंटेशन के आधार पर हम आगे फैसला करेंगे। इस दृष्टिकोण से ये बैठकों का दौर है और ये रूटीन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने और दून नालागढ़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। वहीं उन्होंने कहा कि बद्दी और नालागढ़ में बहुत नुकसान हुआ है, इसकी वजह से औद्योगिक गतिविधियों में भी अवरुद्ध हुई है। यह क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र है। सरकार को जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना होगा। इस पूरे बाढ़ में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। बद्दी में 2 पुल बह गए हैं, जिसकी वजह से कई क्षेत्र आपस में कट भी गए हैं। बाकी जगह भी नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी नुकसान बहुत हुआ। और सचमुच में आकर के जब यहाँ पर देखा कि सारा गांव बर्बाद हो गया, सारा गांव बह करके खत्म हो गया,
घर बचा ही नहीं। अगर कहीं घर बचे, आगे पीछे कहीं बचे होंगे, मुझे मालूम नहीं वो रहने के लायक नहीं रहे होंगे, क्योंकि सब में दरारें होंगी। मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए हिम्मत रखिए, जिंदगी है तो सब कुछ होगा, ठीक हो। ठीक है, ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब जिंदगी है तो एक उम्मीद होती है कि आने वाले समय में हम जो हालात, जो परिस्थिति से हम बाहर आकर के फिर। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान तेज बरसात भी श्रद्धालुओं के रास्ते की बाधा बन गई है। जहां पर इस बार 4 लाख श्रद्धालुओं ने माताजी के दर्शन किए, वहीं इस बार मंदिर न्यास को लगभग 1,35,57,439 रुपए नगद और 293 ग्राम सोना और 25 किलो 793 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में मिली है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा में यूरो 75, कनाडा $46, इंग्लैंड से 35 पाउंड और ऑस्ट्रेलिया से $5 मंदिर न्यास को प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी मंदिर न्यासी प्रदीप शर्मा ने पत्रकारों को दी है। देवी के दरबार में श्रावण अष्टमी का मेला जो है वह बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे आयोजित हुआ और पिछले 27 तारीख को यह मेला जो है समाप्त हो गया। और इस मेले के दौरान जो है 4 लाख के करीब जो है श्रद्धालु मां नैना देवी के दरबार में पहुंचे और मां के दरबार में उन सभी लोगों ने माथा टेका, मां का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त किया। और उन श्रद्धालुओं द्वारा इस श्रावण अष्टमी के मेले में जो है जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसमें 1,35,00,000 रुपया जो है वो नगद। खबर चंबा से है, जहां पर प्रदेश में शिक्षकों की कमी अब सर चढ़कर बोलना शुरू कर चुकी है। आए दिन जिले के दूरदराज क्षेत्रों के ग्रामीण लोग स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर खासे परेशान हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण लोगों का कहना है कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उन स्कूलों में केवल 1 से 2 अध्यापक ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बता दें कि अठेठ पंचायत के ग्रामीण हैं और जहां पर सभी लोग अपने क्षेत्र में चल रहे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अठेठ शिक्षा खंड से हैं। इनका आरोप है कि इस स्कूल में 300 से ऊपर बच्चे हैं जो पढ़ाई करने आते हैं, पर अध्यापकों की कमी होने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अध्यापकों की कमी जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए स्थानीय ग्रामीण लोगों के साथ एसएमसी के लोग भी डीसी चंबा और उप निदेशक हायर से मिलने चंबा पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया ताकि उनके यहां चल रहे स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। स्कूल अठेड़, हमारे यहाँ स्कूल में स्टाफ की कमी होने के कारण हम यहाँ आए। पीजीटी नॉन मेडिकल, पीजीटी आर्ट्स, साइंस, पीजीटी बीएससी, पीजीटी सोशल साइंस। हम ग्राम पंचायत ग्वाली से आए हैं। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल अठेड़ में स्टाफ की बहुत कमी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं आज उसकी डिमांड करने के लिए। और हमारे स्कूल में बहुत कम स्टाफ है, इससे हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब हमारी मदद की जाए और हमारे लिए हम सभी इतने अपने दूर से आए हैं, अपने काम छोड़ के बारिश में बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो हमसे हमारी। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा करीब 1.5 महीने के लद्दाख से सोमवार को मैक्लोडगंज वापस पहुंचे, जहां पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों और सांसदों ने धर्मगुरु का स्वागत किया। इस दौरान तिब्बती लोग और युवा काफी संख्या में कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर दलाई लामा ने कहा कि मैं लद्दाख से वापस लौट आया हूं और स्वस्थ हूं। बता दें कि दलाई लामा 8 जुलाई को कांगड़ा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 2 दिन दिल्ली में रुकने के बाद दलाई लामा लद्दाख पहुंच रहे थे और वहां पर करीब 1.5 महीने के प्रवास के बाद दलाई लामा वापस लौटे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां पर
बौद्ध भिक्षुओं को अपनी शिक्षा भी दी है, जहां सोमवार सुबह दलाई लामा लद्दाख से दिल्ली और दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। आज हमारा गुरुजी दलाई लामा जी लद्दाख से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ धर्मशाला में अराइव हो रहे हैं, इसलिए तो आप उनको वेलकम करने के लिए? हाँ जी, हम सब कितने लोग सब हम यहाँ गुरुजी दलाई लामा जी के लिए वेलकम के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। अब बारिश भी हो रही है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? गुरुजी हमारे लिए माता पिता गुरु सब कुछ है हम लोगों के लिए ना, हम कितने लोग, इसलिए जब भी गुरुजी यहाँ पे अराइव होता है हम लोग सब यहाँ इकट्ठा होकर ब्लेसिंग के लिए आते हैं। बात ये है कि परम पावन दलाई लामा जी लद्दाख से धर्मशाला पधर रहा है, तो उसका स्वागत के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। मौसम भी खराब है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना जोश कहाँ से आता है ये? इतना जोश कहाँ से आता है ये? नहीं, वो तो हमारा भगवान जैसे है, हम भगवान मानते हैं दलाई लामा जी को, तो उसके लिए ना आज मतलब कि ना एक आदमी की वजह से मतलब कि शुभ मानता है हम, अपना गुरु आ रहा है, अपना माता पिता वो जो भी हो वो जैसे। खबर सोलन से है, जहां पर सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि भारतीय सेना को पूरे विश्व में अपनी बहादुरी, समर्पण और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। बता दें कि संजय अवस्थी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बातल के सैनिक सामुदायिक भवन में पूर्व सैनिक लीग के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे, जहां पर संजय अवस्थी ने इस अवसर पर शूरवीरों को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सैनिकों की आन बान और शान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाजिरी जो है आते जाते लोग भी देंगे और समय समय पर जो है उनके लिए उनको एक प्रेरणा का स्रोत भी रहेंगे हमारे युवाओं के लिए। आते जाते जब युवा देखेंगे शहीद स्मारक को तो उनमें भी एक जोश पैदा होगा, उनमें वो भी प्रेरित होंगे। यही मैं चाहता हूं और आज इस मंच से इसकी घोषणा करता हूं। हमारे 4 डिग्री कॉलेज और किसी भी डिग्री कॉलेज में हमारी एमए क्लासेज नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल में चिड़ की पत्तियों की राखियां बनाई गई हैं, जो कि आजकल खूब बिक रही हैं। जहां शिमला में महिलाओं ने जंगल से चिड़ की पत्तियां उठाकर राखियां बनाना अपना कारोबार बना लिया है। इन राखियों की कीमत 50 से 60 रुपए है। बता दें कि 2022 में महिलाओं ने पहली बार ये राखियां बनानी शुरू की थी। इसमें चिड़ की पत्तियों के साथ राखियों को आकर्षक बनाने के लिए फूल और उनके बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। राखी पे पाइन की राखियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही है। पाइन नीडल से जो बनाई है, इसमें हमने राखियाँ बनाई हैं, ईयरिंग बनाए हैं और बाकी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और जो राखी महिलाएं जो खुद बना रही हैं घर पे, वो पाइन की है या फिर किसी और चीज़ की, जैसे गोबर की राखियाँ भी बनाई है, वो सबसे ज़्यादा बिक रही है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा, लोग ले रहे हैं, बहुत ले रहे हैं। सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है, आपको जगह दी है, किस तरीके का प्रयास मानते हैं? नहीं, ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी जगह पे शायद स्टॉल लगाने का मौका नहीं मिलता हमारे पास। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।